गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को। प्रोनाउन के पहले पार्ट में अपन ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स पढ़े थे, और जो बाकी बचे टाइप्स है आज अपन कंप्लीट करेंगे। चलो पढ़ते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पहले अभी अपन चार प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ चुके हैं। पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये कंप्लीट अपन पढ़ चुके हैं। बाकी जो बचे हैं आज करते हैं पूरे। चलिए आज पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले वो सारे शामिल होते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड इंक्लूड, डब्ल्यूएच वर्ड जितने भी जैसे वॉट है, whom है, विच है, ये वाई है, ये सारे किस में आते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड में आते हैं। जैसे लिखा हु इज सी, तो हु क्या है? हु एक प्रोनाउन है। व्हाट इज दिस, तो व्हाट क्या है यहाँ पर? व्हाट एक प्रोनाउन है। विच इज सी, तो विच भी यहाँ प्रोनाउन है। वो, व्हाट, विच, इनके बाद में वर्ब का प्रयोग हुआ है और ये सारे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में हमेशा वर्ब आती है। आगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट में जो निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। somebody, someone, nobody, none, everybody, everyone, anything, anybody, ये सभी क्या है? ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनमें देखो, इन इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। जैसे मैंने लिखा समवन इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो समवन यहाँ पर क्या है? समवन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद में हमेशा वर्ब ही आती है। नेक्स्ट है रेफ्लेक्सिव या एम्फेटिक बोलो या सेल्फ प्रोनाउन बोलते हैं, इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी बोलते हैं, और एम्फेटिक को इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। चलिए इसका यूज क्या करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में न होकर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जो ये रेफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, इसका एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखो सिंगुलर में इसमें क्या क्या होता है और प्लूरल में क्या होता है। सिंगुलर में आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, ये सभी सिंगुलर एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्लूरल में आता है आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ, मतलब ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। अब आगे देखें एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद में होता है। एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है उसका यूज, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद में होता है, यानी इनसे पहले ठीक नाउन या प्रोनाउन आएगा। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ टॉक टू मी, तो ये प्रिंसिपल ये एक नाउन है, इसके बाद में हिमसेल्फ, प्रिंसिपल पर जोर देने के लिए ये हिमसेल्फ यूज हुआ है। यदि कंपाउंड प्रोनाउन हटाने पर कंप्लीट मीनिंग देता है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन होती है। जैसे प्रिंसिपल टॉक टू मी, प्रिंसिपल ने मेरे से बात की। फिर मैंने सुना प्रिंसिपल हिमसेल्फ टॉक टू मी, प्रिंसिपल खुद ने मेरे से बात की, तो हिमसेल्फ उस पर जोर देने के लिए, एम्फेटिक करने के लिए ये की थी। यदि कंपाउंड प्रोनाउन हटाने पर कंप्लीट मीनिंग देता है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन होती है। एम्फेटिक प्रोनाउन जिस शब्द पर एम्फेसिस देता है उसके तुरंत बाद या वाक्य के अंत में लगता है। एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ लगता है? या तो जिस वाक्य पर, जिस वर्ड पर या नाउन या प्रोनाउन पर जोर देना है उसके तुरंत बाद आएगी या फिर वाक्य के अंत में आएगी। जैसे लिखा है द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, तो प्रिंसिपल पर जोर देने के लिए तुरंत बाद इसके हिमसेल्फ लग गया, एम्फेटिक प्रोनाउन लगा टॉक टू मी। ऐसे भी वाक्य बन सकता है द प्रिंसिपल टॉक टू मी हिमसेल्फ, ऐसे वाक्य अपन इस पर लिख सकते हैं। ऐसे वाक्य बना तो यहाँ लिखा जैसा प्रिंसिपल टॉक टू मी हिमसेल्फ, तो मतलब कहने का मतलब ये हिमसेल्फ लास्ट में आया, उसको जोड़ देगा तो वाक्य के अंत में आएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, या उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में आएगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और इसमें जैसे इसमें देखें सी हर्ट्स हिमसेल्फ, सी हर्ट्स सी हर्ट्स हरसेल्फ लिखा है, तो इसमें ये कह रही है कि मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई, तो ये अपने ये जैसे हर्सेल्फ मैंने हटा दिया, सी हर्ट्स उसने चोट पहुंचाई, या चोट भी किसको पहुंचाई पता नहीं, वाक्य अधूरा लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, तो ये सेंटेंस है, ये रिफ्लेक्सिव है।
सेल्फ या सेल्स वाले प्रोनाउन को यदि हटा देने से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए तो वह रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ये रेफ्लेक्सिव सेंटेंस है, ये हर सेल्फ प्रोनाउन है और इसको हटाते हैं तो वाक्य थोड़ा इनकम्प्लीट अधूरा सा लगता है, तो ये कहलाता है रेफ्लेक्सिव, ये रेफ्लेक्सिव सेंटेंस है। यदि कंप्लीट मीनिंग देता है, यदि मतलब कंप्लीट मीनिंग देता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे पहले अपन देखा था प्रिंसिपल का, ही टॉक टू प्रिंसिपल हिमसेल्फ, उसने प्रिंसिपल खुद से बात की, तो उसमें प्रिंसिपल पर जोर दिया था। ये ऐसे वाक्य बोल सकते हैं ही टॉक टू प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल से बात की, तो वाक्य तो कंप्लीट है लेकिन खाली जोर देने के लिए किया जाता है और कंप्लीट सेंस से निकलता है। और यदि ये जो प्रोनाउन होता है उसके हटाने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फिर भी पूरा मीनिंग देता है तो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। और वाक्य इनकम्प्लीट लगता है, पूरा अर्थ नहीं मिल पाता है तो होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे देखें, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद में आता है। और रेफ्लेक्सिव से पैसिव नहीं बनती है, बाकी होता है ये वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद में यूज होता है, बाकी ऑब्जेक्ट से पैसिव तो बनता है। आगे देखें, रिलेटिव प्रोनाउन जो बहुत ज़्यादा काम आता है और हर कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित ही पूछे जाते हैं। देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसमें हु, दैट और विच मेन तौर से हैं। और इसमें देखें हु, इनका सब्जेक्ट पॉजेसिव और ऑब्जेक्ट देखते हैं, हु, हुज और हुम। विच, ऑफ विच और विच होता है इसका ऑब्जेक्ट। दैट का तीनों फॉर्म सेम होती है, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैट, दैट और दैट होती है। हु का यूज होता है फॉर पर्सन, मतलब व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए यूज होता है हु का। और दैट का यूज होता है फॉर पर्सन एंड थिंग्स या नॉन लिविंग दोनों के लिए पर्सन दैट का यूज होता है। और विच का यूज होता है फॉर थिंग्स यानी कुछ चीज़ें वस्तुओं के लिए, एनिमल जानवर के लिए, और नॉन लिविंग के लिए विच का यूज होता है। अब देखते हैं नोट, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से जो ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन होगा उसके बारे में बताता है या उसके अनुसार ही वर्ब आती है, उसको बोलते हैं अपन एंटीसीडेंट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द मैन whom आई स्पोक यू। जैसे यहाँ ये whom क्या है, whom रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले नाउन या प्रोनाउन क्या है, मैन है, तो इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी, तो ये कहलाता है एंटीसीडेंट, ये कहलाता है एंटीसीडेंट। नोट, वर्ब एंटीसीडेंट से डिसाइड होता है न कि रिलेटिव प्रोनाउन से, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब तो एंटीसीडेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी, न कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से आएगी। यानी एंटीसीडेंट ही ये तय करता है कि वर्ब सिंगुलर आनी है या प्लूरल आनी है। आगे देखते हैं नोट, दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में या ऑर्डिनल हो, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल, एनी, मच, लिटिल, नथिंग, सेम, समबडी, नन आदि के साथ में ऑल का यूज, ये ऑल ये सभी के साथ में सेम ये होता है, तो दैट का यूज होता है, ये फिक्स यूज इनके साथ में होता है। जैसे लिखा मैंने, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ लिखा था कि ऑल, एनी, मच, तो ये ऑल है, ऑल आते ही यूज होगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का। दिस इज द सेम आ गया, सेम भी इसमें लिखा है, सेम गर्ल दैट वी मैट यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या इसका यूज हुआ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ। तो ये दैट का जो फिक्स यूज है, सुपरलेटिव डिग्री है, ऑर्डिनल है, ऑल है, एनी है, इनके साथ में होता है। जैसे देखें, द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन, तो इसमें द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन, यहाँ पर द बुक क्या है, द बुक यहाँ लिखना था, रिलेटिव प्रोनाउन आता था विच, द बुक विच इज
ऑन द टेबल इज माइन। तो द बुक नॉन लिविंग है, इसके लिए क्या आया, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ। और द बुक के अकॉर्डिंग ये इज है सिंगुलर है, यदि यहाँ बुक्स होता तो क्या आता, आर आता, मतलब ये द बुक है वो एंटीसीडेंट है, इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब लगती है। द फर्स्ट फॉर विच यू is you to apply, which you want to apply, the past for which ये क्या है, relative pronoun है, you want to apply, जो past जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। आगे लास्ट है जनरल प्रोनाउन, जो सबकी बात करता हो, जिसमें जनरल बात हो, कॉमन बात हो, वो कहलाता है जनरल प्रोनाउन। जैसे लिखा वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर, मतलब प्रत्येक आदमी को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ये वन स्पेस का पॉजेसिव है और ये भी वन एक प्रोनाउन है। अब अपन ने ये जो प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन, उसका यूज़ क्या होता है और उसके टाइप्स, इनके सभी टाइप्स के यूज़ किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया। और आप इसको वीडियो को अच्छे से देखना, समझने का प्रयास करना, और जहाँ तक मैंने मेरी कोशिश है पूरी कोशिश की है। और अगला टॉपिक फिर से मैं जल्दी लेकर हाजिर होऊंगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर प्रदान करें। और नाउन और प्रोनाउन अपने कंप्लीट कर दिए हैं। नाउन के अंदर जेंडर, नंबर, उन सभी के बारे में अपन ने पढ़ लिया है और नाउन्स के टाइप भी पढ़ लिए। अब इन नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक टेस्ट सीरीज यानी नॉर्मली टेस्ट में लेकर जल्दी से आऊँगा आपके लिए, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आप नाउन और प्रोनाउन कितना जानते हैं और कैसे इनको अटेंड करना है और कहाँ अपनी गलती होती है, वो अपन आराम से जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो लेकर फिर से हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।